हेलो गाइस, लर्निफाई आईक्यू के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अविनाश प्रताप सिंह और इस वीडियो सीरीज़ में हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहला वीडियो है अपना इन्वायरमेंट का, और इन्वायरमेंट हम ये पूरा यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। बाकी दिन एग्जामिनेशन में भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, कोई टर्म्स के बारे में पूछा जाता है। इस लेक्चर सीरीज़ के बाद वो टर्म्स भी आप आराम से आंसर कर सकेंगे, उन क्वेश्चंस को आराम से आंसर कर सकेंगे जो अदर एग्जामिनेशंस में भी आता है, क्योंकि जितना भी कुछ सिलेबस में है हमारे, हम वो सब कुछ इसमें कवर करने वाले हैं। लेकिन हम मेन बुक्स में जाएँ उससे पहले हम क्लास 7 की जो हमारी एनसीईआरटी है, सिर्फ एक ही एनसीईआरटी है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, वो यही है क्लास 7th वाली। तो इसका कवर कुछ ऐसा दिखता है। तो इसको हम देख लेते हैं। इसमें जो जो टर्म्स दिए हुए हैं उसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं बेसिक लेवल पे, जो इसमें दी हुई है। मैंने कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं की है। जितने जितनी जितनी इन्फॉर्मेशन इस पे दी हुई थी टर्म्स के अकॉर्डिंग, मैंने उतनी ही इसमें बता दी है। बाकी हम डिटेल में जैसे जैसे पढ़ेंगे आगे करते जाएंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो इससे पहले हम चैप्टर 1 पे जाएँ। एक रिक्वेस्ट मैं कर सकता हूँ या एक एडवाइस दे सकता हूँ आपको कि आप चाहें तो 2 कॉपी बना सकते हैं। एक कॉपी जो हमारी नोट्स रहेंगी इन जनरल, जिसमें हम सब कुछ लिखेंगे, और दूसरी हमारी कॉपी हो सकती है जिसमें हम प्रीलिम्स स्पेसिफिक फैक्ट्स लिख सकते हैं, राइट? या फिर अगर आप 2 नोट्स बुक नहीं बनाना चाहते तो एक ही नोटबुक बनाइए, उसमें 2 कलर मार्कर यूज़ करिए अलग अलग, एक प्रीलिम्स स्पेसिफिक फैक्ट्स के लिए और एक इन जनरल जो आपकी सारी नोट्स है उसके लिए। तो हमारी इस एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है इन्वायरमेंट नाम से, और इन्वायरमेंट हमारा सब्जेक्ट का भी नाम है। तो इन्वायरमेंट एक वर्ड जो है हम वेरी ऑफन अपने नॉर्मल बोलचाल की भाषा में भी बहुत यूज़ करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। तो सो इन्वायरमेंट इज़ बेसिकली द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड द नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे मैं हूँ या फिर आप हैं, हम लोग के अराउंड जो सिटीज़ होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, वो हमारे अराउंड जो लोग हैं, वो हमने जो चीज़ें बनाई हैं, जो थिंग्स बनाई है, कार हो गई, हमारे हाउसेज हो गए वो, और जो हमारा हमारे अराउंड नेचर है वो, ये सारा मिल के किसका फॉर्मेशन करते हैं? ये सारा मिल के फॉर्मेशन करते हैं इन्वायरमेंट का, हमारे इन्वायरमेंट का, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट का। बहुत बार आपने सुना होगा कि अपने आसपास का इन्वायरमेंट पॉजिटिव बनाओ, या फिर अपने यार उस जगह का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, उस कंपनी का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, उस स्कूल में काम करने का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है। वो इन्वायरमेंट बनता किससे है? वहाँ के लोगों से बनता है, राइट? पीपल, वहाँ की बिल्डिंग्स कैसी है, वहाँ जगह कैसी है, वहाँ का नेचर है, गंदगी तो नहीं रहती, साफ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उस जगह के इन्वायरमेंट का फॉर्मेशन करती हैं। तो बेसिकली हमने डेफिनेशन देखी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के को सराउंड करती हुई जो चीज़ें हैं, लोग हैं, थिंग्स हैं, नेचर है, उसी को हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। चलिए हम क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट देख लेते हैं। हमारा इन्वायरमेंट बनता कैसे है? हमारा इन्वायरमेंट नेचुरल कंपोनेंट और ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स को मिला के बनता है। तो नेचुरल कंपोनेंट में वो सारी चीज़ें आती हैं जो नेचर से मिलती हैं हमको। नेचर से जैसे हमको एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, या लैंड हो गया, या सी हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे नेचुरल कंपोनेंट में आती हैं इन्वायरमेंट के। और दूसरा जो हमारा ह्यूमन मेड कंपोनेंट है, इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो ह्यूमंस ने बनाई हैं, ह्यूमंस ने, जैसे ब्रिज हो गया, रोड हो गया, राइट? तो इससे जितनी भी सारी चीज़ें, कार भी आ जाता है, मतलब हज़ारों एग्जांपल हैं जो ह्यूमंस ने बनाई है, वो सारा किसका कंपोनेंट बनता है? ह्यूमन मेड कंपोनेंट के अंतर आता है। अच्छा, जो हमारा नेचुरल कंपोनेंट है उसको भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू बायोटिक एंड एबायोटिक। सो बायोटिक से क्या मतलब है? बायोटिक इज़ द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं नेचुरल कंपोनेंट के, वो बायोटिक वर्ल्ड का पार्ट है। तो जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गया। एबायोटिक में क्या क्या आता है? नॉन लिविंग एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, जैसे लैंड है, सी भी जोड़ लीजिए इसमें। तो ये सारे किसमें नेचुरल कंपोनेंट तो हैं, लेकिन ये एबायोटिक कंपोनेंट है। तो इसी तरीके से ये हमारा क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं। अब एक ये कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट की एक बढ़िया सी फोटो दी हुई है एनसीईआरटी में, इसको भी हम देख लेते हैं आगे चलने से पहले। तो हमारा 3 कंपोनेंट है मेजर मेजर इन्वायरमेंट का। एक नेचुरल कंपोनेंट है, दूसरा ह्यूमन कंपोनेंट है, तीसरा ह्यूमन मेड कंपोनेंट है। तो नेचुरल कंपोनेंट में हमारे क्या क्या आता है? हाइड्रोस्फेयर आता है, सॉरी, हमारा हाइड्रोस्फेयर आता है, हमारा एटमॉस्फेयर आता है, हमारा लिथोस्फेयर आता है, और हमारा बायोस्फेयर आता है। फिर इन्वायरमेंट के ह्यूमन कंपोनेंट में क्या क्या आता है? इंडिविजुअल हो गया, उसकी जो फैमिली है वो भी उसका पार्ट है, उसकी जो कम्युनिटी उसका पार्ट है, उसका जो रिलीजन वो फॉलो करता है वो भी ह्यूमन कंपोनेंट का पार्ट है।
फिर जो एजुकेशन वो लेता है वो भी ह्यूमन कंपोनेंट का पार्ट है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी उसके अराउंड होती है या उसकी कंट्री में होती है वो भी उस ह्यूमन कंपोनेंट का पार्ट है। और जो उसके देश की पॉलिटिकल सिचुएशन है, उसके देश की या उसके गांव की, वो भी ह्यूमन कंपोनेंट का पार्ट है। इसके बाद आता है हमारा ह्यूमन मेड कंपोनेंट। ह्यूमन मेड कंपोनेंट में ऐसी सारी चीज़ें हैं जो ह्यूमंस ने बनाई हैं, जैसे बिल्डिंग, ब्रिजेस, पार्क, रोड, मॉन्यूमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज। सो बेसिकली 3 मेजर कंपोनेंट थे और उन कंपोनेंट्स में हमने और फर्दर क्लासिफिकेशन इन्वायरमेंट का देख लिया। अब आगे चलते हैं, आगे का भी देखते हैं। अब हम देखते हैं डोमेन्स ऑफ इन्वायरमेंट। सो बेसिकली 4 डोमेन्स होती हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और चौथी है बायोस्फीयर। तो यहाँ पे 3 दी हुई हैं, इनको देख लेते हैं। लिथोस्फीयर बेसिकली क्या है? लिथोस्फीयर इज अ सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ। तो आपको पता होगा कि अर्थ इस तरीके से लेयर्स में बटी हुई है पूरी। तो जो हमारी टॉप लेयर होती है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट। जो हमारी हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ है उसको हम लिथोस्फीयर भी बोलते हैं। ये बनी किसकी होती है? रॉक्स और मिनरल्स की। और जितने भी हमारे एनवायरनमेंट के लैंड रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं वो सब इसी का पार्ट है। माउंटेन्स हो गया, हमारा प्लेटू हो गया, प्लेन्स हो गए, वैलीज हो गई, हमारी जो बिल्डिंग, हमारे घर बन रहे हैं वो भी लिथोस्फीयर में ही बन रहे हैं। हम जहाँ पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो भी हमारा लिथोस्फीयर का पार्ट है। तो हमारी मेजरली जितनी भी एक्टिविटीज़ जहाँ पे हम वॉक करते हैं उससे लेके सब कुछ जो होता है हमारे अराउंड वो लिथोस्फीयर में होता है। उसके अलावा कुछ एक्टिविटीज़ हमारी डोमेन ऑफ वाटर में भी होती है, जिसे हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। सो हाइड्रोस्फीयर इज़ बेसिकली डोमेन ऑफ वाटर। इसमें सब कुछ आ जाता है, जैसे हमारे रिवर्स आ गए, लेक आ गए, सीज़ आ गए, ओशियंस आ गए, मतलब जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं हमारी वो सारी हाइड्रोस्फीयर के अंदर आती हैं। हाइड्रोस्फीयर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वाटर के बिना ह्यूमन सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, या फिर और भी एनिमल्स हैं या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वाटर एसेंशियल एक एलिमेंट है जो सबको चाहिए, वाटर के बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होता है। फिर इसके बाद हमारा तीसरा जो डोमेन है इन्वायरमेंट का वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज़ बेसिकली अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। तो मतलब हमारी अर्थ जियोइड शेप की है, इसके अराउंड एक ऐसे ऐसे पतली सी लेयर जो एयर की है, ये इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल है वो इसको पकड़ के रखती है, इस एयर को बाहर वो जाने नहीं देती। सो इसी तरीके से ये इंटैक्ट रहती है एटमॉस्फेयर हमारा इंपॉर्टेंट क्यों है? ऑब्वियसली क्योंकि इसमें वो सारी गैसेज है जो हम इनहेल करते हैं। हमको ऑक्सीजन चाहिए, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ये सारी जो ह्यूमन जो लिविंग थिंग्स को सर्वाइवल के लिए चीज़ें चाहिए वो हमको एटमॉस्फेयर से मिलती है। हमारे एटमॉस्फेयर में वो एसेंशियल गैसेस भी पाई जाती हैं जो अर्थ का टेम्परेचर हाई रखती हैं ताकि लाइफ का सर्वाइवल यहाँ पे पॉसिबल हो। यहाँ पे वाटर वेपर मिलती है, डस्ट मिलती है, गैसेस मिलती है। वाटर वेपर के थ्रू रेन होती है, रेन के थ्रू हमारी लाइफ फॉर्म यहाँ अर्थ में दोबारा जीवित होता है। तो बहुत ही एसेंशियल रोल है एटमॉस्फेयर का। अब बेसिकली जो हमारे 3 डोमेन्स हैं एटमॉस एनवायरनमेंट के, ये तीनों कहीं मिलते नहीं है इकट्ठा, और ये जहाँ पे भी मिलते हैं उस नैरो जोन को हम बोलते हैं बायोस्फीयर। ये इट इज़ द नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर, एयर इंटरेक्ट टू सपोर्ट लाइफ। अब इसमें बेसिकली इसका मतलब क्या है? सपोज आप सहारा सहारा डेजर्ट सहारा डेजर्ट के किसी एक्सट्रीम एरिया में चले गए जहाँ पे लैंड और एयर तो है बट वाटर वाटर नहीं है ना? अब इसी तरीके से आप अगर वाटर के अंदर चले गए, पानी के अंदर आप कहीं स्विमिंग कर रहे हैं किसी वाटर बॉडी में, लेक है कोई या फिर आपकी रिवर है आपके अराउंड, तो वहाँ पे आपको पानी मिल जाएगा। हो सकता है नीचे चले जाएं तो लैंड भी मिल जाए वहाँ पे, बट वहाँ पे हम ह्यूमंस के लिए एयर अवेलेबल नहीं है पानी के अंदर। सो बेसिकली बायोस्फीयर वो एक ऐसा नैरो जोन होता है अर्थ का जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर तीनों इंटरेक्ट करते हैं टू सपोर्ट लाइफ। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे भी कुछ स्पीसीज़ पाई जाती हैं, डेफिनेटली कुछ स्पीसीज़ पाई जाती हैं, बट उनकी वो अडेप्टेबिलिटी रहती है कि वो ऐसे एरिया में सर्वाइव कर सकें। सहारा रेगिस्तान के एक्सट्रीम जो हमारा एरिया है, एक्सट्रीम हॉट है जहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे बहुत रेयर ही और बहुत ही कम अमाउंट ऑफ स्पीसीज़ मिलेगी। लेकिन जहाँ पे बायोस्फीयर है हमारा, वहाँ पे ह्यूज नंबर और ह्यूज वैरायटी ऑफ स्पीसीज आपको देखने को मिलती है। दैट इज़ वाई इसको बोलते हैं ऐसा जोन जो लाइफ सपोर्ट करता है। अब आगे चलते हैं। अब ये हमारी इकोसिस्टम की एक डेफिनेशन दी हुई है, इसको देख लेते हैं। सो इकोसिस्टम बेसिकली है क्या? इट इज़ अ सिस्टम फाउंड बाय इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट इन विच दे लिव। अच्छा, फिजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं और केमिकल फैक्टर्स क्या होते हैं इन्वायरमेंट के, वो देख लेते हैं। राइट, फिजिकल फैक्टर्स में आपका लैंड आ गया, वाटर आ गया। केमिकल फैक्टर्स में ऑक्सीजन कितनी है उस जगह की, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कैसे है। जैसे हम माउंटेन्स में हाई जाते हैं तो ऑक्सीजन कम हो जाती है,
नीचे के एरिया में रहते हैं तो ऑक्सीजन हाई रहती है। फिर उसके बाद पीएच लेवल क्या है, सैलिनिटी कितनी है सॉइल की वहाँ पे, तो ये सारे हमारे केमिकल फैक्टर्स हो गए इन्वायरमेंट के, केमिकल फैक्टर्स। और फिजिकल फैक्टर में हमारे लैंड और वाटर हो गया। सो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन एज वेल एज विद द फिजिकल एंड केमिकल जो इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शंस का जो सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम। अब बेसिकली जैसे पॉन्ड का इकोसिस्टम यहाँ पे दिया है, यहाँ पे डक आपको दिख रहा है, यहाँ पे डियर आपको दिख रहा है, यहाँ पे बफेलो या काऊ दिख रही है आपको। तो ये वाली जो स्पीसीज है जो यहाँ पे आपस में इंटरेक्ट करके रह रही हैं, उनका जो सिस्टम है, उनका जो इंटरेक्ट करने का तरीका है वुड बी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अदर इकोसिस्टम। लाइक आप एक डेजर्ट इकोसिस्टम सोच सकते हैं, डेजर्ट इकोसिस्टम। तो डेजर्ट इकोसिस्टम में जिस तरह वहाँ की जो जानवर हैं वो कैसे रहते हैं, मोस्टली नॉक्टर्नल होते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम में, रात में वो निकलते हैं क्योंकि दिन में धूप बहुत होती है वहाँ पे। तो डेजर्ट इकोसिस्टम में जैसे प्लांट्स और एनिमल जिस तरीके से रहते हैं वो बिल्कुल ही अलग होगा एक पॉन्ड के इकोसिस्टम से। ऐसे एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो सकता है, तो अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम हो सकते हैं। तो बेसिकली एनी सिस्टम दैट इज फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एज वेल एज विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट इन दे विच लिव इज नोन एज इकोसिस्टम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। चलिए अब आगे देख पढ़ते हैं, आगे की टर्म्स देख लेते हैं। अब ये कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं साइड में, इसको देख लेते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट जो डे है हमारा वो हर साल 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी में ये अडॉप्ट किया गया था, तभी से हमारा ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाने लगा। यूपीएससी में इतने डायरेक्ट फैक्ट आते नहीं हैं, लेकिन बाकी जो एग्जाम्स हैं उसमें इस तरह के फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। दूसरा हमारा एक टर्म दिया हुआ है बार्टर सिस्टम। जो बार्टर सिस्टम बेसिकली होता क्या है ये देख लेते हैं। इट इज़ बेसिकली a trade in which goods are exchanged without use of money। सपोज दो लोग हैं, मैं हूँ और आप हैं, राइट। हम लोग फार्मर हैं, सपोज गांव में रहते हैं कहीं बहुत वैसे एरिया में। मैं उगाता हूँ पोटैटो, आप उगाते हैं टोमेटो। हम दोनों आज रात को खाना चाहते हैं आलू टमाटर की सब्ज़ी, लेकिन हम मार्केट जाके पैसे से नहीं खरीदना चाहते। सो बेसिकली मेरे पास पोटैटो एक्स्ट्रा होगा, मैं उगा रहा हूँ, आपके पास टोमेटो एक्स्ट्रा होगा। तो इस केस में होता क्या है कि मैं आपको पोटैटो दे दूंगा, आप मुझे टोमेटो दे देना। तो उससे होगा क्या कि हम दोनों आज रात को आलू टमाटर की सब्ज़ी खा लेंगे। तो इसी इसी सिस्टम को जहाँ पे बिना मनी को एक्सचेंज किए हम थिंग्स को, गुड्स को एक्सचेंज कर लेते हैं, उसी सिस्टम को हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट यूज़ ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम बहुत ही चलता था पुराने ज़माने में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, आपको पता होगा इंडस आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में बार्टर सिस्टम बहुत चलता था। वाटर सिस्टम अभी भी इंडिया में आप जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, जो बहुत ही जहाँ पे पीवीटीजीज हमारे जो हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, वहाँ पे भी ये सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा इन द फॉर्म। तो बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज भी इसके अवशेष देखने को मिल जाते हैं आपको। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब हमारा चैप्टर 2 शुरू हो रहा है। चैप्टर 1 में हमने सारे लगभग डेफिनेशन समझ लिए हैं। अगर कोई किसी भी डेफिनेशन में डाउट होगा तो आप बताइएगा। अब चैप्टर 2 एक बार देख लेते हैं। चैप्टर 2 का हमारा टाइटल है इनसाइड आवर अर्थ। सो बेसिकली हम अर्थ के जो अंदर की लेयर्स हैं उसके बारे में थोड़ी थोड़ी देखने वाले हैं। तो जो हमारी अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। ये फिगर में आप देख सकते हैं, ये हमारी जो टॉप मोस्ट लेयर है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। तो इसके बाद मेंटल आता है आपका, फिर इसके बाद कोर आता है। तो ये 3 मेजर मेजर लेयर हैं, इसमें भी आउटर, इनर, अपर, लोअर, ऐसे फर्दर क्लासिफिकेशन आपको मिल जाएंगे जो ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं बाद में। सो बेसिकली अभी हम क्रस्ट के बारे में देख रहे हैं। तो क्रस्ट इज़ थिनेस्ट ऑफ ऑल लेयर, मतलब सारी जो लेयर्स हैं हमारी अर्थ की, वो इसमें सबसे थिनेस्ट कौन सी है, क्रस्ट ही है। इसकी लगभग मोटाई कितनी है, 35 किलोमीटर की। ये जो कॉन्टिनेंटल मास है ये आपको साइड में यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लगभग इसकी कितनी है, 35 किलोमीटर ऑन एवरेज। और यहाँ पे भी जो ओशन के नीचे जो हमारी क्रस्ट होगी, जो ज़मीन होगी, यहाँ पे कितनी है, लगभग 5 किलोमीटर के अराउंड, राइट। तो कॉन्टिनेंट ओशनिक फ्लोर्स में हमारी जो क्रस्ट की मोटाई है वो 5 किलोमीटर की है, और कॉन्टिनेंटल मास में लगभग 35 किलोमीटर के अराउंड। अच्छा, ये बनी किससे होती है ये भी देख लेते हैं, इसके मेजर कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं। तो जो हमारी ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये जो हमारी है, ये मेजरली बनी है सिलिका और एलुमिनियम से। सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, एल्यूमिना सॉरी। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सी एल से याद कर लीजिएगा। अच्छा, ये जो हमारी ओशनिक क्रस्ट है इसमें, इसको हम बोलते हैं सीमा। सी से सिलिका और मा से मैग्नीशियम, राइट। तो हमारा ये कंस्टिट्यूएंट मिल गया। ये सिलिका और सीएल पे 1-2 बार क्वेश्चन आए हैं, डायरेक्टली नहीं पूछते इस तरीके से, बट
कोई क्वेश्चन के एक दो स्टेटमेंट में इसको भी डाल देंगे कि मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं। यूजुअली कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं आपस में कि कॉन्टिनेंटल को सिल्का और मैग्नीशियम बता देंगे और ओशनिक वाले को सिल्का और एलुमिनियम बता देंगे, एल्यूमिनिया बता देंगे, तो उल्टा उल्टा करने की कोशिश की जाती है। तो ये डिफरेंसेस याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, अभी भी आ सकते हैं इसके बाद भी। इसके बाद जो हमारी क्रस्ट के बाद जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं मेंटल। मेटल की चौड़ा मोटाई कितनी है? 2900 किलोमीटर्स के अराउंड। ये 2900 किलोमीटर डीप तक जाती है क्रस्ट के बाद। फिर इसके बाद हमारी जो तीसरी लास्ट लेयर है कोर, जो एकदम बीच में है, इनर मोस्ट लेयर है हमारी, इसका जो रेडियस है कोर का हमारे 3500 किलोमीटर के अराउंड है। ये मेनली किसकी बनी है? निकल और आयरन की, निकल और आयरन की। जिसे नाइफ भी हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, नाइफ। NI से निकल और FE से फेरस, आयरन के लिए यूज होता है फेरस। शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए अच्छा है। कोर जो हमारी होती है इसमें बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर मिलते हैं। जो हमारी आउटर कोर है ना, आउटर कोर, वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर तो हाई रहता है लेकिन इतना नहीं रहता, इसीलिए लिक्विड फॉर्म में मिलता है वहाँ पे ये सारे मेटल। हमारे जो इनर कोर है वो तो सॉलिड है, इनर कोर जो है हमारी वो सॉलिड है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर मिलता है। वहाँ पे वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये जो हमारा मेटल है ना, आयरन और निकल। सिमिलरली इसी तरीके से जो हमारी आउटर कोर है वहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर तो है लेकिन उतना नहीं है, इसलिए ये लिक्विड फॉर्म में मिलती है। और जब यही लिक्विड फॉर्म एक एक ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह अंदर कोर के, उसी कारण हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स रिलेटेड देख सकते हैं क्रस्ट से रिलेटेड। क्रस्ट जो है हमारी ओनली 1% ऑफ वॉल्यूम है, 84% मेंटल है हमारी वॉल्यूम में, और 15% कोर है। रेडियस कितना है अर्थ का? 6371 किलोमीटर, ये रेडियस है, राइट। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है रॉक्स एंड मिनरल्स। तो अब देख लेते हैं ये क्या होते हैं। तो पहले हमारी जो डेफिनेशन है रॉक की, देख लेते हैं रॉक क्या होता है। रॉक इज़ बेसिकली एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप अर्थ क्रस्ट। तो कोई भी मिनरल मैटर का टुकड़ा, मिनरल मैटर का टुकड़ा है अगर छोटा सा, जो हमारे क्रस्ट में है या क्रस्ट का फॉर्मेशन करता है या क्रस्ट का पार्ट है, तो उसको हम बोलते हैं रॉक, राइट। समझ गया। अब मिनरल मैटर भी पढ़ेंगे कि मिनरल की एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या होती है, लेकिन अभी के लिए इसको इतना ही समझ लीजिए कि कोई मिनरल मैटर का एक टुकड़ा है जो हमारे अर्थ क्रस्ट का पार्ट है, उसको हम रॉक बोलते हैं। ये रॉक्स डिफरेंट कलर की हो सकती हैं, अलग अलग मिनरल्स के हिसाब से डिफरेंट साइज़ की हो सकती हैं और डिफरेंट टेक्सचर की भी हो सकती हैं। अब ये रॉक मेजरली कौन कौन से टाइप की होती हैं रॉक्स? पहली है इग्नियस, इग्नियस। दूसरी है सेडिमेंट्री, और तीसरी हमारी रॉक है मेटामॉर्फिक। तो इन तीनों का डिफरेंस देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो हमारी जो पहली रॉक है इग्नियस रॉक, ये बनती कैसे है? ये मैग्मा के ठंडे होने पे बनती है। अच्छा, अब मैग्मा क्या होता है और लावा क्या होता है, पहले ये डिफरेंस देख लें, इससे पहले आगे हम पढ़ें। मैग्मा और लावा दोनों एक ही चीज़ हैं। जब कोई वॉल्केनो है, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, जब वॉल्केनो के अंदर ये लावा रहता है तो इसको हम मैग्मा बोलते हैं, और जब यही मैग्मा बाहर निकल जाता है, बाहर आ जाता है वॉल्केनो के, तो हम इसको लावा बोलने लगते हैं। तो बेसिकली इसकी पोजीशन कहाँ है, उस बेसिस पे ये दोनों डेफिनेशन है। तो आई होप इन दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। अच्छा, अब इसको देखते हैं इग्नियस रॉक की डेफिनेशन। सो व्हेन मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड, रॉक थस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक, राइट। इसको प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं क्योंकि लावा के निकलने से पहली रॉक यही बन रही है, इग्नियस रॉक ही बन रही है ठंडा होने से। बाहर जैसे ही निकलता है जो पहली रॉक बनती है ठंडा होने के बाद, उसको हम इग्नियस रॉक बोलते हैं, इसलिए इसको प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद यही सोर्स होता है बाकी दोनों रॉक्स का, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक का। मेटामॉर्फिक में सेडिमेंट्री भी जा सकती हैं, लेकिन इग्नियस भी काइंड ऑफ सोर्स ही है इस पूरी साइकिल का। हम रॉक साइकिल भी क्लास में पढ़ेंगे तो उसको भी देखेंगे। अब ये इग्नियस रॉक्स भी दो टाइप की होती हैं, इंट्रूसिव रॉक्स होती हैं और एक्सट्रूसिव रॉक्स होती हैं। तो अगर ये जो मैग्मा है कहीं वॉल्केनो के अंदर ठंडा हो गया तो इसको इंट्रूसिव रॉक बोलेंगे, क्योंकि वॉल्केनो के अंदर ही ठंडा हो रहा है। और यही मैग्मा जब बाहर ठंडा होता है तो इसको हम एक्सट्रूसिव रॉक कहते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या आता है अंदर ठंडा होने और बाहर ठंडा होने में? पहला डिफरेंस ये है कि जब अंदर ठंडा हो रहा है तो अंदर फिर भी हीट होती है अवेलेबल, जिसके कारण ये स्लोली स्लोली ठंडा होता है। जब स्लोली स्लोली ठंडा होता है तो इसीलिए यहाँ पे लार्ज ग्रेन्स बनते हैं। जो जो हमारी चट्टानें बनेगी ना, उसके अंदर ग्रेन्स कह लीजिए, छोटे छोटे जो कंस्टिट्यूएंट पार्ट हैं रॉक के, वो बहुत बड़े बड़े बनते हैं इस केस में। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट हमारा स्टोन है,
ये इंट्रूसिव रॉक का एग्जाम्पल है। इसमें आपको दाने जो होते हैं रॉक के अंदर वो बड़े बड़े दिखते भी हैं लिटरली आपको। एक्सट्रूसिव रॉक, जब लावा बाहर निकल के ठंडा होता है, बड़ी तेज़ी से ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ कोई गर्म करने वाला सोर्स तो है नहीं। इस केस में जब जो हमारे जो ये इसके ग्रेन होते हैं, वेरी फाइनली ग्रेन स्ट्रक्चर होता है इसका। बसाल्ट हो गया इसका एग्जाम्पल। तो जो हमारा डेक्कन प्लेटू है इंडिया में, वो भी बसाल्ट रॉक से ही बना हुआ है। तो बेसिकली ये डिफरेंस आपने समझ लिया होगा। रॉक का जो स्ट्रक्चर बनता है ठंडा होने पे भी डिपेंड करता है, इसीलिए यहाँ पे इसको इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव में डिवाइड किया गया है, क्योंकि दोनों अलग अलग टाइप की रॉक बनती हैं जब ये ठंडी होती हैं। निकली तो एक ही सोर्स से होती हैं, बट अलग अलग टाइप में बन जाती हैं। अब हम देख लेते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। हमने इग्नियस रॉक देख ली थी, तो अब सेडिमेंट्री, तो हमने उसको देखा था कि वो प्राइमरी रॉक होती है। प्राइमरी रॉक, प्राइमरी रॉक क्यों बोलते हैं? जो हमारी इग्नियस रॉक होती है, सपोज़ वो बन गई, वो ठंडी हो गई, ऐसे मान लीजिए कोई रॉक बन गई इग्नियस। अब बहुत सालों तक इसमें इससे हवा गुजरेगी, इससे पानी गुजरेगा, इससे या फिर कोई जानवर इसको तोड़े फोड़ेगा, या ऊपर से ये गिरेगी कहीं चट्टान से, तो ये टूटती जाएगी, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगी। राइट, ये ऊपर आपको दिख रहा है इग्नियस रॉक है। फिर सालों सालों में, कई हज़ार साल, कभी जल्दी टूट जाती है, कभी हज़ार साल लग जाते हैं, तो ये छोटे छोटे सेडिमेंट्स में टूट जाएगी, है ना। ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हैं जो, इसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्स। अब ये छोटे छोटे सेडिमेंट्स हैं, सपोज रिवर के थ्रू कहीं बह के दूर चले गए, या रिवर में जो आपको सैंड दिखती है ना, वो भी उसी का पार्ट है। जब ये छोटे छोटे बहुत ही छोटे में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो रिवर सैंड का फॉर्म पार्ट बन जाते हैं। फिर क्या होता है कि ये जो लूज हमारे सेडिमेंट्स हैं, बहुत सालों बाद सपोज कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे जा जाके इकट्ठा हो रहे हैं, ऐसे ऐसे। So these loose sediments are compressed and hardened to form a layer of rock। ये किसी भी, मान लीजिए कहीं पे ये इकट्ठा हुए थे, उसके बाद वहाँ पे बाढ़ आ गई, वो ढक गई प्रोसेस, वो पूरी लेयर। अब ये दबाव में आ गया, किसी सॉइल से ढक गए मान लीजिए सपोज। ये दबाव दबाव बनते बनते एक लेयर बना लेते हैं, और इसी तरीके से लेयर का फॉर्मेशन होता है। कई लेयर में ये सेडिमेंट्री रॉक्स हमको मिलती हैं, लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन होता है इनका। जैसे जैसे इनके सेडिमेंट्स इकट्ठा होते जाते हैं, इनका लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन होते जाता है। सेडिमेंट्री रॉक की खास बात क्या है कि इसमें फॉसिल्स हमको मिलते हैं। जितने भी डायनासोर के फॉसिल हमें आज तक मिले हैं, या फिर किसी और चीज़ के जो फॉसिल्स हमको मिलते हैं, इन्हीं रॉक्स में मिलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में। क्यों? क्योंकि लेयर का फॉर्मेशन, इनका लेयर वाला फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे अगर कोई जीवाश्म है, वो गिर गया, और लेयर के बाई थ्रू सपोज वो डिकम्पोज नहीं हुआ, लेयर बाई लेयर वो बनता गया इसके ऊपर, तो कभी कोई सालों बाद जब इसको खुलता है, तब देखता है कि हाँ, ये बड़ा उसका बोन्स मिलता है हमको डायनासोर्स का जैसे। तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स में ही सिर्फ मिलते हैं। इसे इसकी एक खास बात है। ये भी क्वेश्चन स्पेसिफिकली फॉसिल से रिलेटेड आ चुका है यूपीएससी में, कि किस रॉक में फॉसिल्स पाए जाते हैं, किस टाइप ऑफ रॉक में। ये छोटी छोटी जो डिस्टिंग्विशिंग चीज़ें हैं रिलेटेड टू रॉक, इनको याद रखना है, ताकि कभी भी क्वेश्चन में आए तो कन्फ्यूज़न ना हो, डिफरेंस यहीं से पता चल जाए। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है सेडिमेंट्री रॉक्स का? सैंडस्टोन। जो हमारा सैंडस्टोन होता है, वो बनता है किससे? ग्रेन ऑफ सैंड से। अब देख लेते हैं हम मेटामॉर्फिक रॉक, जो हमारी तीसरी टाइप ऑफ रॉक है। सो बेसिकली जो हमारी दो टाइप ऑफ रॉक्स हैं, इग्नियस और सेडिमेंट्री, इग्नियस प्लस सेडिमेंट्री, ये दोनों रॉक्स अगर इसमें प्रेशर और हीट डाली जाए, तो ये चेंज किस में हो जाती हैं? मेटामॉर्फिक रॉक में। जैसे क्ले चेंज हो जाता है स्लेट में, और लाइमस्टोन किस में चेंज हो जाता है? मार्बल में। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रॉक साइकिल का। रॉक साइकिल देख लेते हैं क्या है। वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस इनटू अनदर टाइप ऑफ under certain condition in a cyclic manner. This process of transformation of rock from one to another is known as rock cycle। तो मतलब एक जो हमारी टाइप की रॉक है, ये किसी एक सर्टेन कंडीशन में दूसरी टाइप में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे हमारी इग्नियस रॉक है, या तो वो सेडिमेंट में टूट के सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी, या तो वो डायरेक्टली मेटामॉर्फिक रॉक बनेगी, किसमें? ग्रेट हीट एंड प्रेशर में, हीट प्रेशर। सिमिलरली सेडिमेंट रॉक्स भी टूट सकती है छोटे छोटे सेडिमेंट्स में, या वो मेटामॉर्फिक में चेंज हो सकती है अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। जो मेटामॉर्फिक रॉक है, ये भी हमारी मैग्मा में चेंज हो सकती है, सेडिमेंट्री भी हमारी मैग्मा में चेंज हो सकती है, और इग्नियस भी मैग्मा में चेंज हो सकती है। ये सारी चीज़ें आपको पता होगा कि हमारी जो अर्थ है वो प्लेट्स के फॉर्म में बना है। जब हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे, तो बेसिकली होता क्या है कि एक प्लेट दूसरे के नीचे खिसक जाती है। तो सपोज़ यहाँ पे ये एक प्लेट पे है जो हमारा वॉल्केनो, और दूसरी एक प्लेट आई यहाँ से नीचे खिसक गई। ये जो तो प्लेट के जंक्शन होते हैं, यहीं पे वॉल्केनोस का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये जब नीचे जाती है तो यहाँ पे इसको मेंटल मिलती है और हीट मिलती है, तो यहाँ से ये पिघलने लगती है जो नीचे वाली प्लेट गई है, और यही पिघल के ऊपर से इसे लावा के फॉर्म में या मैग्मा के फॉर्म में, लावा के फॉर्म में बाहर आने लगती है। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि कैसे रॉक्स एक दूसरे में चेंज होती हैं, और कैसे ये रॉक साइकिल कंप्लीट होती है।
इसके बाद हमारी डेफिनेशन है मिनरल्स की। तो मिनरल्स होते क्या हैं? मिनरल्स बेसिकली आर नेचुरली occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition। मतलब नेचुरली occurring substances हैं, राइट। इनकी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगी और एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका फार्मूला होता है कुछ ना कुछ। एल्युमिनियम हो गया या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स भी मिनरल है तो उसका भी फार्मूला होता है। तो एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इनका फिक्स होता है और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती है। इसीलिए मिनरल्स का बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंस है ह्यूमन काइंड में। मेट यही हमारे फ्यूल्स की तरह यूज़ होते हैं, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। फिर इंडस्ट्रीज़ में आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, मेडिसिन्स में, फर्टिलाइज़र में, मतलब हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें मिनरल्स का यूज़ होता ही है। मिनरल्स कह लीजिए एक बेस बनाते हैं हमारी सोसाइटी का, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम डेली इनको कंज्यूम करते हैं। फ़ोन्स में भी हमारे मिनरल्स से बने हैं, हमारी जो मेडिसिन्स बनती हैं वो भी, उनमें भी कोई ना कोई मिनरल्स होते हैं। तो ये पूरे मिल के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हमारे आसपास प्ले करते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ऑफ क्लास 7th एनसीईआरटी। इसमें हमने जो टर्म्स थे वो डिस्कस किए। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और लाइक और सब्सक्राइब करते जाइए ताकि जो नई लेक्चर सीरीज़ आए उसमें आपको नोटिफिकेशन तुरंत आपके यूट्यूब में ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।